नमस्कार। आप सभी को राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। गत सेशन में हमने डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अध्ययन सामग्री में ऊट का घोषणा पत्र पढ़ा। आज का हमारा विषय है भारतीय शिक्षा आयोग के पृष्ठभूमि एवं उसके कार्यक्षेत्र के बारे में। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 में गठित हुआ। इसके पूर्व में 1854 में आपने ऊट का घोषणा पत्र का अध्ययन किया। 1854 और 1882 लगभग 25 वर्ष का एक अंतराल, शिक्षा नीति के परिवर्तन और संशोधन संवर्धन का एक 20 वर्ष पूरा हो चुका था। लेकिन ऊट के घोषणा पत्र में तमाम नीतियों से मिसरणियां नाराज थी और यह एक आंदोलन का रूप ले लिया, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। जब ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के द्वारा यह जानकारी प्राप्त हुई कि वहाँ आंदोलन का रूप ले चुका है, तो ब्रिटिश सरकार ने उस आंदोलन को शांत करने के बाद तत्कालीन व्यवस्था बनाई और उस पर अपना स्वयं का अधिकार घोषित किया। यह कार्य 1 नवंबर 1858 को तत्कालीन ब्रिटिश की साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया के एक आदेश पत्र से जारी हुआ। वह आदेश पत्र 1 नवंबर 1858 को आया था। 1 नवंबर 1858 से क्या हुआ? कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश सरकार का स्वयं का शासन। जब सरकार ने यह घोषणा किया कि स्वयं का शासन होगा, तो उस बीच गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे और उनको ही प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया, अर्थात प्रथम वायसराय गवर्नर के पद को समाप्त करके वायसराय की नियुक्ति हुई और ये थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय नियुक्त हुए। इसके बाद धीरे धीरे शिक्षा नीति के संदर्भ में इधर भारत में भारतीय, उधर इंग्लैंड में ईसाई मिशनरियां इस चीज को लेकर के आंदोलन करना शुरू की और ईसाई मिशनरियों ने इंग्लैंड में जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया का गठन किया। और इस गठन के क्रम में जैसे ही 1880 में लॉर्ड रिपन महोदय गवर्नर जनरल के रूप में 1880 में लॉर्ड रिपन महोदय गवर्नर जनरल के रूप में भारत आते हैं, तो उसके बाद ईसाई मिशनरियां जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया के लोगों ने रिपन महोदय से मिलकर के भारतीय शिक्षा में परिवर्तन संबंधी सुझाव दिए। उसके बाद तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड रिपन महोदय ने आश्वासन दिया कि भारतीय शिक्षा के संदर्भ में वे अपने विचार
जरूर देंगे, यानी पुनर्विचार करने का आश्वासन रिपन महोदय ने दिया। और उसके बाद 3 जनवरी 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किए। क्या किए? भारतीय शिक्षा आयोग का गठन। तीन जनवरी 1882 जब यह गठन किया गया तो उस समय वायसराय की तत्कालीन काउंसिल के सदस्य सर विलियम हंटर थे और वो अध्यक्ष भी थे। उन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम हंटर कमीशन भी कहा जाता है। हंटर कमीशन, हंटर कमीशन 1882। जब इस आयोग का गठन हुआ तो उसमें 20 सदस्य थे, जिसमें से 7 भारतीय थे और भारतीयों के सदस्यता को भी स्थान दिया गया। इसके बाद यह समिति का जो गठन हुआ, यह समिति का गठन करने के उपरांत रिपन महोदय ने समिति के कार्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया। समिति का कार्य क्षेत्र जब आयोग का कार्य क्षेत्र तय किया गया तो रिपन महोदय को सबसे अधिक चिंता भारत के प्राथमिक शिक्षा की थी। भारत के प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में उन्होंने बृहद अध्ययन करने के लिए समिति को सुझाव दिया, जिसके तहत सबसे पहला सुझाव था कार्य क्षेत्र के अंतर्गत 1854 कूट का घोषणा पत्र का गहन और विस्तार पूर्वक अध्ययन और अध्ययन करने के उपरांत यह जानना कि 1854 के शिक्षा नीति का पालन किस सीमा तक हुआ और उसमें क्या परिवर्तन होने की संभावना है, अर्थात पालन की सीमा एवं परिवर्तन, ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु थे जो 1854 के बारे में रिपन महोदय का सुझाव था करने के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात थी भारत में प्राथमिक शिक्षा की क्या स्थिति है और सुधार और विकास की क्या संभावनाएं हैं, अर्थात प्राथमिक शिक्षा की स्थिति, प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति, साथ में सुधार और सुझाव, सुधार और सुझाव, ये दूसरा कार्य क्षेत्र तय किया। तीसरा कार्य क्षेत्र तय किया रिपन महोदय ने सरकार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर ध्यान देने की वजह से क्या प्राथमिक शिक्षा में बाधा पड़ रही है, इसका भी अध्ययन करे। अर्थात यहाँ पर इन्होंने माध्यमिक और उच्च शिक्षा को बाधा स्वीकार किया, प्राथमिक शिक्षा के विकास में बाधा माना, प्राथमिक शिक्षा के विकास में, इसका भी अध्ययन करने को कहा। चौथी बात कही भारत शिक्षा व्यवस्था में राजकीय स्कूलों की क्या भूमिका है और इसके लिए सरकार की क्या नीति होनी चाहिए, अर्थात यहाँ पर सरकारी स्कूल की भूमिका और सरकारी नीति, इन दोनों का आपस में
क्या सामंजस्य है और क्या होना चाहिए, इस पर रिपर महोदय का सुझाव था कार्य को करने के लिए। अगली बात थी भारत की शिक्षा व्यवस्था में मिशनरियों की का क्या प्रयास है और इस पे सरकार की क्या नीति होनी चाहिए। मिशनरियों के प्रयास की बात की और व्यक्तिगत प्रयास अगला पॉइंट था। यहाँ मिशनरियों के प्रयास की बात और यहाँ व्यक्तिगत प्रयास। सरकारी स्कूल की भूमिका, मिशनरियों की प्रयास, व्यक्तिगत प्रयास, क्या होना चाहिए और सरकार की इसमें क्या नीति होनी चाहिए, इन सब बिंदुओं को एक साथ उन्होंने कार्यक्षेत्र में जोड़ा। इसके बाद आयोग का प्रतिवेदन बनता है जिसमें 7 सप्ताह तक भारतीय शिक्षा के पूर्व नीतियों का अध्ययन और गहन अध्ययन विश्लेषण करने के उपरांत 7 माह तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण हुआ। भ्रमण करने के उपरांत समिति के सदस्यों ने 770 पृष्ठ का बृहद अध्ययन सामग्री के संदर्भ में अपने विचार समिति को पेश हुआ। यह कार्य बहुत ही सावधानीपूर्वक सदस्यों द्वारा किया गया और अंत में सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श करके मार्च 1883 में यह दस्तावेज सरकार को सौंपा गया। मार्च 1883 को विचार विमर्श करने के उपरांत यह दस्तावेज तत्कालिक भारतीय शिक्षा के सभी पहलुओं पर विचार में सुझाव के लिए प्रेषित किया गया। इसके बाद हम चर्चा करेंगे भारतीय शिक्षा आयोग के सिफारिशें सुझाव के बारे में अपने अगले सेशन में। धन्यवाद।